हेलो एवरीवन, मैं कशिश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं घटना से जुड़ी एनसीईआरटी जिसकी 6 to 12 से लेकर सभी एनसीईआरटी की समरीज है। इस बुक का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। यह फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन, यानी कि जो प्राचीन भारत में जो इतिहास था वो किस तरीके से लिखा गया और किस तरीके से इसकी शुरुआत है, यह हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें इतिहास के अध्ययन के एक रोचक पहले स्वयं इतिहास लेखन के लिए इतिहास को जानना है, यानी कि क्या है कि इतिहास लिखने वाले के लिए एक इतिहास का एक रोचक पहलू क्या है कि इतिहास जो लिखने वाला है उसको भी इतिहास को जानना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में किसी बुक के बारे में कुछ भी चीज लिख रहे हैं उसको उसकी पूरी नॉलेज होगी तभी तो उस चीज के बारे में लिख सकता है। तो इसलिए इतिहास लेखन वाले को भी इतिहास के बारे में पूरा जानना होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि बदलती व्याख्याओं के साथ इतिहास ने भी स्वयं को बदला, यानी कि इतिहास जो था वो हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। मतलब इतिहास जो था वो शुरुआत में कुछ और था, धीरे धीरे हम देखते हैं ना कि परिवर्तन होता गया। सबसे पहले हमारा हड़प्पा आया, फिर हमारा वैदिक आया, फिर मौर्य आया। इस प्रकार से मौर्य के बाद काफी सारे शासन आए, अलग अलग शासन वंश आते रहे। तो इतिहास जो है वो समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहा उसके अंदर भी। और हम बात करते हैं इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण, यानी कि जो इतिहास के जो निम्नलिखित तस्वीर मिलते हैं ये जो भारतीय परंपरा की कोशिश है। एक आधारभूत जानकारी एक ही साक्ष्य विभिन्न विद्वानों के हाथों में जाकर, अब क्या होता है कि एक ही चीज के बारे में अगर कोई दो विद्वान में लिख देते हैं ना तो उन दोनों की बातों में के सब कुछ विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। अब आम जीवन में तो हमें देख सकते हैं ना, अगर एक ही बात तो दो व्यक्ति बोले तो उसके कहने का तरीका अलग होगा, उसके कहने का तरीका अलग होगा। बात का इसी प्रकार से इतिहास जो है वो भी हमें भिन्न भिन्न तरीके से लिखने को मिलता है। प्राचीन अब इतिहास जो था उसको लिखना कब और किस समय में शुरू हुआ, ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी और धीरे धीरे इसने अपने प्रगति की। बहुत से जो विदेशी विद्वान है, यानी कि जो विदेश के जो विद्वान है वो ये मानते हैं कि भारतीयों में भारतीय को लिखने की कोई भारतीयों के अंदर लिखने की कोई समझ नहीं थी, भारतीय को लिखने कला का ज्ञान नहीं था। इसलिए वे कहते हैं विदेशी विद्वान कि भारत के अंदर जो भी इतिहास लिखा गया वो केवल एक बेअर्थ की कहानी है, यानी कि एक ऐसी कहानी है जिसका कोई अर्थ नहीं। परंतु वास्तविकता ये है कि प्राचीन भारत में इतिहास के ज्ञान को बहुत उच्च स्थान दिया गया था। उससे वेद के समान पवित्र माना जाता है कि प्राचीन समय में इतिहास को बहुत ज्यादा उच्च माना जाता था, वेदों के समान पवित्र इतिहास को माना जाता था। हालांकि विदेशी विद्वान थे तो उन्होंने अपना मत दिया हुआ। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य जो थे इन्होंने एक अर्थशास्त्र लिखा है जो कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए थे। इस अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि कौटिल्य ने राजा को यह सलाह दी थी उसे प्रतिदिन अपना कुछ समय इतिहास का वर्णन सुनने में लगाना चाहिए। यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर हमें एक वाक्य ये मिलता है जिसमें यह लिखा गया है कि राजा को यह सलाह दी गई थी कि वह हर दिन अपना कुछ समय इतिहास का वर्णन सुनने में लगाए। यानी कि हम इस बात से समझ सकते हैं इतिहास का कितना महत्व है, तभी तो राजा से भी ये कहा दे रहे हैं कि वह हर दिन में कुछ न कुछ थोड़े टाइम के लिए चाहिए लेकिन इतिहास तो सुनेंगे। हम इतिहास की महत्वता को इस वाक्य से समझ सकते हैं। इतिहास पुराण के ज्ञान की शाखा के रूप में इतिहास पुराण को ज्ञान की शाखा माना गया है। इतिहास को अर्थवेद में, ब्राह्मण में, उपनिषदों में क्या माना गया, ज्ञान की एक शाखा माना गया। पुराणों के अनुसार इतिहास के कुछ विषय हैं, जैसे कि सर्ग है, यानी कि पुराण जो है उन्होंने इतिहास को कुछ विषयों में बांटा है। सबसे पहला विषय सर्ग। सर्ग का मतलब होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ से इतिहास शुरू होता है। फिर होता है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग का मतलब होता है सृष्टि का प्रत्यावर्तन एवं प्रतिवार, यानी कि जो सृष्टि है जब उसकी उत्पत्ति है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, किस तरीके से विकास किया, या प्रतिसर्ग में आता है। मनवंतर, मनवंतर का मतलब होता है समय क्या आती है, यानी कि समय के साथ चेंज, समय का चेंज। फिर इसके बाद वंश की बात करते हैं तो वंश में आता है राजा और ऋषि की, यानी कि जो सभी राजा थे, जितने भी ऋषि इतिहास में पढ़ते हैं इन सभी की वंशावली में वंश में मिलती है। फिर हम आता है वंशानुचरित। वंशानुचरित का मतलब होता है कुछ चुने हुए, यानी कि कुछ ऐसे मुख्य पात्र होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको मुख्य माने जाते हैं और इनको क्या होता है, इनके ऊपर एक जीवनी लिखी जाती है, इनकी आत्मकथा लिखी जाती है जो कि वंशानुचरित के अंतर्गत आती है। यानी कि पुराणों के अनुसार ये सभी विषय इतिहास के अंतर्गत आते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का परिवर्तन, समय का परिवर्तन, राजा और ऋषियों की वंशावली और कुछ आत्मकथन। पौराणिक साहित्य की हम बात करते तो पौराणिक साहित्य बहुत ही विशाल है। इसके अंदर 18 पुराण आते हैं और भी काफी सारे ग्रंथ पौराणिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि पुराण जो है उनमें राजवंशों का वर्णन देखने को मिलता है। अर्जुन के जो पौधे हैं, परीक्षित, इनके शासनकाल
का वर्णन भी हमें पुराणों से ही मिलता है। पुराणों के संदर्भ में हमेशा ये याद रखना हो कि प्राचीन भारत में इतिहास को अतीत के प्रकाश में वर्तमान और भविष्य के आलोकित करने का, यानी कि पुराण क्या करते हैं कि पुराण जो अतीत पर प्रकाश डालता है उसको वर्तमान और भविष्य से जोड़। इतिहास का प्रयोजन यह समझना और यह बताना था कि, यानी कि इतिहास जो है वो यह समझाता है और यह बताने की कोशिश करता है कि गांव का जनपद कैसा था, राष्ट्र के प्रति वंशों का गांव के प्रति कैसा रवैया था, परिवारों का अपने वंशों के प्रति, व्यक्तियों का अपने परिवार के प्रति। यानी कि इतिहास जो है वो यह समझाता है कि व्यक्तियों का परिवारों के प्रति कुछ कर्तव्य होते थे, परिवार का अपने वंश के प्रति होते थे, वंश का गांव के प्रति, और गांव का जनपद और राष्ट्र के प्रति। इन सभी के एक दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ कर्तव्य होते थे जिसमें त्याग और बलिदान की भावना भी उत्पन्न की जा सकती थी। यानी कि एक व्यक्ति जो था वो अपने परिवार के त्याग और बलिदान कर सकता था, परिवार अपने वंश के लिए, वंश होता वो गाँव के लिए, और गाँव होता वो छुपता था राष्ट्र के लिए। यही पूरी मानवता के प्रति सूची है। इतिहास को राजाओं, राजवंशों के नाम और उनकी उपलब्धियों का विशाल संग्रह, यानी कि इतिहास से हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल राजा राजवंश उनकी उनकी उपलब्धि, यानी कि जो उन्होंने जो जीत हासिल की, तो जो भी उपाधियां वगैरह ग्रहण की, उनकी जो उपलब्धियां थी, अचीवमेंट्स हैं, उनका हम इसको विशाल संग्रह नहीं समझ सकते। इसके अंदर केवल क्योंकि हमें इतिहास के अंदर राजा माना जाए थोड़ी ना करने को मिलता है, हमें बहुत सारी चीजें भी तो मिलती है, वहाँ का समाज भी जाने को मिलता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की राजनीति, सभी किस्सा में इतिहास से जाने को मिलता है। इसलिए हम इसको राजाओं की उपलब्धि का विशाल संग्रह नहीं सुन। इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जागृत करने का एक सशक्त साधन माना जाता है। यानी कि क्या होता है, इतिहास से हमारे अंदर सांस्कृतिक और सामाजिक समझ भी बढ़ती है। शायद इसलिए वर्षा ऋतु में त्योहारों पर्वों पर प्रत्येक गांव नगर में पुराणों का वाचन, श्रवण, मासिक समारोह के आवश्यक अंग था। यानी कि इतिहास में क्या होता था, जब वर्षा ऋतु होती थी, फिर त्योहार होता था, कोई उत्सव होता था, हर गांव और नगर में पुराण को सुना जाता था और उसको एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था, है ना। क्योंकि हर त्योहारों में लोगों के द्वारा उसको सुनाया जाता था, कहानियों के रूप में, चाहे वो किसी भी अन्य रूप में हो सकता है। पुराण आधुनिक इतिहास के लेखन की कसौटी पर खड़े ना उतर पाए, पर जिन्होंने इसे लिखा है, ऐसा भी हो सकता है कि पुराण जो है, अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास जो है प्राचीन इतिहास से बिल्कुल अलग है। आधुनिक इतिहास का क्या कहना है, जो अभी जो खोजें हो रही है इनमें जो हमें मूर्ति कला, शिल्पकला मिलती है, पहले हम उसकी साहित्य से तुलना करते, धार्मिक ग्रंथों से मिलाते हैं, फिर हम वर्तमान से तुलना करते, फिर हमें जो भी जानकारी मिलती है हम उसको इतिहास में लिखते हैं, ऐसे तो हम करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में तो ऐसा नहीं होता था। तो प्राचीन इतिहासकार जो है वो आधुनिक इतिहास से विभिन्न हो सकता है, क्योंकि उस समय के इतिहासकारों को हो सकता है कि उस समय के इतिहासकारों को शिल्प विधान का ज्ञान ना हो, लेकिन उन समय के जो इतिहासकार थे उनका प्रयोजन का ज्ञान बहुत अच्छा था, यानी कि प्लानिंग करने की उनकी तरीका अच्छा था, और वे खुद भी इतिहास को पूरी तरीके से जानते थे। आज जो है कि इतिहास का कुछ होने के इतिहास को पूरी तरीके से जानते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, क्या ये जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं आज, क्या ये पूर्ण रूप से सत्य है? नहीं, क्योंकि अधिकांश हम देखते हैं कि विदेशियों के भी इंटरनेट कुछ चीजें हम वर्तमान से तुलना करके देख सकते हैं, तो है कि वर्तमान में जैसा प्रयोग होता है प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता है ना, इतिहास में कुछ और हो। किताब अब जो हमें लिखित ग्रंथ मिले, कि हम उनको भी पूर्ण रूप से सत्य मान सकते नहीं, क्योंकि अगर हम जो भारत अपने विश्व बना था उसके बाद हम पता चला कि बहुत सारे जो ग्रंथ है वो हमें ब्रिटिशों के ही मिलते हैं, तो क्या वो सत्य लिखेंगे कि वे भारत में कैसे उपयोग करते हैं? तो यानी कि इतिहास जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये, पुराणों में वर्णित विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों के आधार पर इतिहास, यानी कि जो पुराणों में जो हमें राजवंशों की वंशावलियां मिली है, इसके आधार पर ही इतिहास को लिखने की कोशिश की गई। एक वंशावली है F.E. पर्जेटर और दूसरी है H.C. राय चौधरी। इन दोनों ने ही इनको लिखा है पुराण राजाओं की वंशावली। जो यूनानी राजदूत था, एक मैगजीन था जो कि यूनानी राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 324 से 300 ईसा पूर्व में आया था। उन इस इन्होंने 150 राजाओं की सूची, यानी कि इनके अनुसार यूनानी राजदूत जो मैगजीन था उसने ये बताया कि 150 राजाओं इनकी सूची हमें पुराणों में मिलती है। और जब तक, हालांकि अब तक ये जो सूची है इसमें इसकी संख्या बढ़कर 6053 हो चुकी है।
इस बात के अर्थात मेगास्थनीज जो था वो एक यूनानी राजा था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने उस समय में 150 राजाओं की सूची होने का पुष्टि की थी। इसकी एक पुस्तक थी इंडिका जिससे हमें मेगास्थनीज के विवरण मिलते हैं, तो उसमें यह वर्णन किया गया था कि 150 राजाओं की सूची है। हालांकि इस बात को 6,053 वर्ष हो चुके हैं अब तक। हालांकि राजा की सूचियां बदल भी सकती है ना। हो सकता है कि और ज्यादा अधिक हो जाए तो राजा जो थे उनकी वंशावली और ज्यादा पता चली और ज्यादा पढ़े गए तो और बढ़ गई हो सूचियां। इस बात को 6,000 वर्ष हो चुके हैं। अगर हम प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बाहर लिखे गए इतिहास को नजर आते तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले प्राण अगर हम भारत की सीमाओं के बाहर देखें कि हमें इतिहास की सबसे ज्यादा जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सबसे पहला प्रयास होता है वो लिखने का, वो यूनानी लेखकों के द्वारा किया गया। यानी कि यूनानी लेखक जो थे उनके द्वारा भी हमें भारत के बारे में सारी जानकारी मिलती है। उसके अंदर हमारे कौन कौन के इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखने वाले बहुत सारे विदेशी लेखक हैं, जैसे कि हेरोडोटस का नाम आता है, मीडियाकस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, जेस फिल्ली और टॉलिनी। ये सभी कुछ विदेशी लेखक थे जो भारत में आए। उन्होंने भारत को लिखा, यहाँ पर रहे, यहाँ के समाज के, यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी इन्हें लगा उन्होंने इसके बारे में लिखा। जो मैगजीन है इनकी इंडिका के कुछ मूल अंश आज भी उपलब्ध है, इसलिए इसलिए इनकी इंडिका को महत्व दिया जाता है क्योंकि इस समय काफी अधिक जानकारी मिलती है। लेकिन मैगजीन को छोड़कर सभी ने भारतीय इतिहास को सही अर्थ में केवल सीमांतिक रूप, परंतु मैगजीन की जो पुस्तक है इंडिका, यह सत्य नहीं मानी जाती। ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ कहानी असत्य है और अन्य इतिहासकारों को हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने इतिहास को सही तरीके से अपनी किताबों में दर्शाया, अपने लेखन में। सरकार अधिकांश भारत के उत्तर पश्चिम भागों प्रधान क्षेत्र से भारत के नाम के सतह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ही सरकार जो थी वो बनी हुई भारत यूनान के क्षेत्रों के राज्य के बाद कर गया। यानी कि जो सिकंदर का अभियान था वो भारत से ही शुरू हुआ था और यूनान के क्षेत्र पर राज्यों के साथ सिकंदर का ज्ञान हुआ। मैगजीन की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें मैगजीन ने तत्कालीन समाज के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। लेकिन ये वर्तमान में मैंने आपको बताया कि इसके कुछ अंश उपलब्ध है, ये मूल रूप से पूरी पुस्तक नहीं उपलब्ध है, कुछ इसके केवल कुछ अंश ही है हमें मात्र जो हमें मिल रहे हैं। मैगजीन की जो पुस्तक है वर्तमान में इसके कुछ अंश उपलब्ध है। मैगजीन द्वारा लिखित बातों का पता डायोडोर स्ट्रैबियो एरियन के लेखों के समय, यानी कि बहुत सारी जो मैगजीन के जो लेख हैं उनके लेखों का वर्णन हमें डायोडोर स्ट्रैबो और एरियन इन सभी के लेखों से भी हमें मैगजीन के बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि इसने अपने इंडिका में क्या क्या लिखा। डॉक्टर सॉमनेक ने सर्वप्रथम 1846 में डायोडोरस स्ट्रैबो एरियन के लेखों में शामिल मैगजीन के उदाहरणों को एक जगह संग्रहित कर प्रकाशित करने का कार्य किया। यानी कि डॉक्टर स्वयंबुक जो थे और डायोडोरस स्ट्रैबो और एरियन, इन सभी लोगों लेखकों ने क्या करा था कि मैगजीन के जितने भी अंश बचे थे इन सभी को एक जगह इकट्ठा किया और उसको प्रकाशित किया अपने लेखन में। वर्ष 1891 में मैक्रेडमन मोहते द्वारा अंग्रेजी में, यानी कि जो मैगजीन के लेख थे ये लिखे गए थे तो इन्होंने अलग अलग भाषाओं में लिखे थे, तो 1891 में मैक्रिकेडल मेहते जो थे उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। बहुत स्पष्ट है कि मैगजीन को भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था की, यानी कि मैगजीन के लेखों से पता चलता है कि उनको भारतीय समाज और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उदाहरण के लिए उन्होंने लिखा है, मैगजीन लिखते हैं कि भारतीय समाज था वो 7 जातियों पर था। हालांकि भारत के अंदर वो 7 जातियां थी नहीं, भारत के अंदर केवल 4 थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार से कहा जाता है कि शारीरिक समाज के बारे में बहुत कम जानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैगजीन के लेखों में जो भी संगतियां पाई गई है उनका कारण ये है, ऐसा माना जाता है कि शायद मैगजीन जो था उसको भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण उसने अपने लेखकों में ऐसी बातें लिखी है। यह भारतीय समाज का अंग भी नहीं था, वो लोगों से परिचित नहीं था, वो भारतीय समाज का अंग कैसे होगा जिसको यहाँ की भाषा ही नहीं बोलनी आएगी, तो लोगों से कैसे जुड़ेगा, लोगों से कनेक्ट कैसे होगा, तो वो जो खुद से समझेगा वही तो दिखेगा ना। इसी प्रकार से इसलिए हम उसकी जो लेखक है उसको थोड़ा सत्य नहीं मानते। अल्बेनियन जो था वो एक महान विद्वान था और गजनी के महमूद का संपादन था। यानी कि अल्बेनियन जो था वो जब भारत आया तो वो उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी और वो एक महान विद्वान भी थे और ये गजनी के महमूद के समकालीन थे। अब हम अल्बेनियन के बारे में बात करते हैं कि जब महमूद गजनवी जो था उनने क्या करा, मध्य एशिया के कुछ भाग पर विजय प्राप्त की तो वह बहुत सारे
लोगों को कैदी बनाकर अपने साथ लाया था, जिसमें से एक अल्बेनियन भी था। और अल्बेनियन के साथ भारत में आया था। अल्बेनियन जो था, इनको काफी सारी भाषाएं आती थी। इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। इन्होंने भारतीय संस्कृति का सही से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। अल्बेनियन का अध्ययन क्षेत्र यानी कि उन्होंने किस किस चीज का अध्ययन किया? यहाँ के दर्शन का, यहाँ के धर्म का, यहाँ के समाज, शिक्षा, कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, इन सभी चीजों का अल्बेनियन ने भारत में रहकर अध्ययन किया। अल्बेनियनों को तुलनात्मक रूप से धार्मिक नस्ली पक्षपात से मुक्त होने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर जो लोग, मतलब कुछ ऐसे ग्रंथ है जिसमें धार्मिक रीजन ज्यादा मिलता है, और फिर उनमें के जो ग्रंथ है वो धर्म से मुक्त थे, तो वहाँ पे कोई पक्षपात नहीं था। पर्वतीय मुसलमान, यूरोपीय लेखक, अगर हम मुसलमान, पर्वतीय मुसलमान, यूरोपीय लेखकों की बात करें तो उसमें हमें धार्मिक से पक्षपात जैसी कुछ चीजें देखने को मिलती है। अल्बेनियन लोग से मुक्त थे। अल्बेनियन कभी कभी अपना शोक व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि जब वे व्यंग्यपूर्ण कहते हैं कि अल्बेनियन अपना शोक व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हिंदू यह सोचते थे कि उनके देश के जैसे उन्हें कोई देश नहीं है। यानी उस समय में हिंदुओं को ऐसा लगता है कि हमारे देश के जैसा कोई देश नहीं है, हमारे जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राज्य जैसा कोई राज्य नहीं है, और हमारे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, उनके विज्ञान से कोई विज्ञान नहीं। यानी कि अल्बेनियन ये व्यंग करते हुए कहते हैं कि हिंदू सभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, चाहे वो उनका देश हो, उनका राष्ट्र, उनका राजा, उनका धर्म हो, उनका विज्ञान हो, ये मानते थे कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे पास ये सबसे अच्छी तकनीक है, हम ही सब कुछ है। हमारे, यानी कि सब चीजों को थोड़ा अपने से कमतर मानते थे कि हमारे जैसा विश्व में कहीं और नहीं। इतिहास लेखन के अगले चरण का संबंध यूरोपीय युगों में मुख्यतः ईसाई धर्म प्रचारकों से है। ईसाई धर्म प्रचारकों की अधिकतर रचनाओं को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। यानी कि इतिहास का जो अगला चरण है वो यूरोपीय है। भारत में जो यूरोपीय लोग आए थे, उन्होंने अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। यह भी हमें देखने से जानकारी मिलती है। ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार थे, उनकी रचनाओं को हम निष्पक्ष भी नहीं कह सकते। भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने लिखने में जो जो बाहर से लोग आए थे, विदेश से, उन लोगों को भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, लिखने में बहुत ज्यादा रुचि थी, क्योंकि उनको भारत का दोष दिखाने में और अपने धर्म का प्रसार करने में। अब कोई भी व्यक्ति विदेश से आएगा तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, तो वो क्या करेगा? पहले दूसरे धर्म की कमी ढूंढेगा, उसके बारे में जानने का प्रयास करेगा। तो इसलिए जो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसारक थे, जो विदेश से आए थे, उनको भारत के बारे में जानने में रुचि इसलिए थी क्योंकि इससे भारत के जो धर्म था उसमें कमियां निकाल सकते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। इसमें उनको मदद मिली। इसलिए ज्ञानोदय होने के साथ साथ भारत के बारे में यूरोपीय इतिहास लेखन का, यानी कि भारत में यूरोपीय इतिहास लेखन का एक नया दौर प्रारंभ होता है। जॉन हेलवेल, नैथानियल हॉलाइट और अलेक्जेंडर डी, इन वो सभी ब्रिटेन की, ये सभी ईस्ट की ब्रिटेन की जो कंपनी थी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उससे ये लोग जुड़े थे। इन्होंने भारतीय इतिहास संस्कृति के बारे में लिखा है। प्राचीन संसार में से भारतीय सभ्यता की विस्तृत किया। यानी कि इन सभी लोग जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे किसी न किसी तरीके से, इन्होंने भारतीय इतिहास संस्कृति के बारे में अपनी कुछ बातें लिखी है और दिखाया कि प्राचीन संसार में भारतीय सभ्यता की सृष्टि सिद्ध होती है। यानी कि प्राचीन संसार में बताता है कि भारतीय सभ्यता थी वो बहुत ही श्रेष्ठ थी। हॉलवेल कहते हैं कि हिंदू ग्रंथों में ईसाई ग्रंथों को उद्घाटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया है। यानी कि हॉलवेल का ऐसा मानना है कि हिंदू जो ग्रंथ है उन्होंने ईसाई ग्रंथों को उद्घाटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया। ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं कि बाढ़ आने का समय उससे कहीं अधिक पहले का माना जाता है। हॉलवेल कहते हैं कि मिस्रवासी, यूनानी और रोमन जैसे उन सभी की मिथक कथाएं और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांतों से उधार ली गई। हॉलहेड ने भारतीय इतिहास को धर्म, पौराणिक कथाओं आदि के विभिन्न पहलुओं की अनुशात्मक ढंग से जांच की। हॉलहेड ने 4 युगों में विभाजित मानव इतिहास की विशाल अवधियों के बारे में चर्चा की। यह निष्कर्ष निकाला कि मानव उत्पत्ति से लेकर मानव विकास तक का इतिहास मात्र कुछ हजार वर्षों में ही। हॉलैंड ये कहते हैं कि इतिहास जो है वो 4 युगों में बटा हुआ है और एक बहुत ही विशाल समय है। और मानव उत्पत्ति से लेकर मानव की जो उत्पत्ति है वहां से इतिहास शुरू होता है, मानव के विकास से इतिहास शुरू होता है। इसको हम कुछ हजार वर्षों में या केवल कुछ ही टाइम पीरियड में इतिहास को नहीं समझ सकते। हॉलैंड ऐसा क्या। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मान विषय सिद्धांत पर इतिहास लेखन करने वाले, यानी कि सभी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को तो लिखा, लेकिन कई अन्य व्यक्तियों के मार्ग के निर्देशक, यानी कुछ व्यक्तियों ने उनको मार्ग निर्देशक किया तब उन्होंने इतिहास को लिखा। जैसे कि विलियम जॉन्स, मैक्स मुलर, विंसेंट स्मिथ, इन सभी ने मार्ग निर्देशक के आधार पर इतिहास को लिखा। 1857 के विद्रोह की बात करें तो इस विद्रोह से ब्रिटिश शासक भी था, उनकी आंखें पूरी तरीके से खुल चुकी थी। उन्हें यह महसूस हो गया था कि जिन विदेशी लोगों पर
यानी कि भारत उनके लिए विदेशी है ना, तो भारत की बात करें कि भारत पर जो उन्होंने शासन किया उनके रीति रिवाज सामाजिक व्यवस्थाओं का उन लोग यानी कि वो ये समझ चुके थे कि भारत के लोगों का अपना हाथ खो चुका है और अब वो बहुत डर चुके थे उसके बाद से। क्रिश्चियन मिशनरी के धर्म प्रचार को हिंदू धर्म की दुर्बलता, यानी कि इसके लिए ईसाई धर्म के लोग हैं, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया जिससे कि उनको हिंदू धर्म की जो कमियां थी उनको जानने का मौका मिला। ये धर्म परिवर्तन और ये कई बार ये धर्म परिवर्तन कराने में सफल भी हुए। और इसके द्वारा जो ब्रिटिश साम्राज्य थे यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य क्या था, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ये लोग डर गए थे कि लोगों को अपने धर्म का अपने समाज का भी इतिहास को ज्ञान नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, क्रिश्चियन मिशन आई यानी कि ईसाई धर्म के लोग हैं, उन्होंने हिंदू धर्म की कमियों को ध्यान में उसके बाद में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो कई अब काफी लोगों को इन्होंने इस्लाम धर्म में परिवर्तन भी कर। अब इस क्या हुआ कि इस्लाम धर्म परिवर्तित करने से इनका क्या फायदा पड़ा, हिंदू ज्यादा थे है ना, अगर मुस्लिम ज्यादा होंगे तो वो लोग इनका सपोर्ट करेंगे और इससे जो ब्रिटिश शासन है जो और मजबूत हो जाएगा। इसने नहीं ऐसा करा। इन आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैक्स मुलर जो था इनके संपादक से बहुत सारे प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद, यानी कि मैक्स मुलर जो थे उन्होंने बहुत सारे प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। ये अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में, इसके बहुत सारे खंड प्रकाशित भी हुए। उपयुक्त अनुवादों के प्रस्तावना में उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास पर सामाजिक सर्जन के बारे में कई प्रमाणों ने स्थापित किया। मैक्स मुलर के अनुसार प्राचीन भारत के लोगों को, यानी कि मैक्स मुलर ये कहते हैं कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का बोध नहीं था। प्राचीन भारत में जो लोग थे उनको इतिहास का काल मतलब ईयर और डेट उन लोगों को पता नहीं। मैक्स मुलर ये कहते थे कि भारत के लोग होते हैं स्वेच्छाचारी शासन के आदि रहे हैं, आध्यात्म के परलौकिक समस्या में डूबे रहे, इन अलौकिक समस्या से कोई चिंता नहीं। यानी कि स्वेच्छाचारी शासन यानी कि अपनी इच्छा से शासन जो ये करते हैं ये लोग उसी के आदि रहे हैं। हमेशा से सही होता है, उनकी इच्छा से तो सब चीज होती थी ना। इन लोगों को अध्यात्म से या परलौकिक समस्या यानी कि ये जो आध्यात्मिक समस्याएं थी इनकी होती उसी में डूबे रहते थे। जगत के अंदर क्या हुआ है इन लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, यानी कि अपनी प्रॉब्लम से इतना डूबे रहते थे कि इन्हें बाहर की लाइफ में क्या हो रहा है इस बात से इनको कोई मतलब नहीं था। ऐसे मैक्स मुलर कहते हैं। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के निवासी जेम्स मिल जो थे इन्होंने 3 खंडों में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें ब्रिटिश भारत का इतिहास है जिसमें उन्होंने इतिहास को 3 कालों में बांटा है, पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा कक्षा ज्ञान की मक्खनलाल और लैंडस्लाइड के एक विषय जिसमें ये कहा गया है कि जेम्स मिल जो थे 1806 से 1808 के मध्य 6 खंडों में इन्होंने भारत का इतिहास लिखा था। इन्होंने भी भारत को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, ये रिपीट हो चुका है तो आप लोग ऊपर वाले पढ़ लीजिए। उपयुक्त दोनों सोचने का तुलनात्मक ब्यौरा निम्नवत है, यानी कि बहुत सारी सूचनाएं जो है इनका ब्यौरा है कि किस किसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी। किसने इतिहास को 3 भागों में, पुस्तक का नाम द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये न्यू पुस्तक है और उसकी पुरानी पुस्तक है भारत का इतिहास। इसको 1817 में लिखा गया था और भारत के इतिहास को 1808 में लिखा गया था। फिर याद आता है कि इसको भी 3 भागों में बांटा गया था, ब्रिटिश इंडिया को भारत के इतिहास को 6 भागों में। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था थी उस समय में सामाजिक भेदभाव को बहुत ज्यादा कुछ जटिल बन चुकी। पाश्चात्य विद्वानों ने जनतापूर्वक किया था कि भारतवादी पाश्चात्य विद्वान थे वे जनतापूर्वक ये कहते थे कि भारतवासियों को अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं थी, उन्हें किसी प्रकार के संशोधन का अनुभव नहीं था क्योंकि वो लोग अपनी खुद की प्रकृति केवल जात पात छुआछूत इससे बढ़कर वो लोग देख ही नहीं पा रहे थे। ऐसे पाश्चात्य विद्वान पर बहुत सारे निष्कर्ष विशेंट आर थर्सविक 1840 के 1920 की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। सिम्स के द्वारा प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में लिखा गया। सीमित ने सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास लिखा जो कि 1904 में लिखा गया था और ये सुव्यवस्थित इतिहास है यानी कि क्रम वाइज सीरियल वाइज अकॉर्डिंग। इससे पहले इतिहास कई लिखे गए थे परंतु सीरियल वाइज नहीं।
उनकी जो ये पुस्तक है उपलब्ध स्रोत के गहन अध्ययन के आधार पर, यानी कि उन्होंने काफी सारे स्रोतों पर गहन रूप से बहुत गहराई से अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने इतिहास लिखा और इसमें तांत्रिक इतिहास को भी प्राधान्यता दी गई। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पुस्तक रिसेंटली लिखी है और इसमें समुद्रगुप्त को युद्ध कौशल और उनके बहादुरी के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया है। इतिहास के प्रति स्मिथ की अगर हम माने तो उनकी दृष्टि साम्राज्यवादी थी। इंडियन सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में विदेशी की भूमिका को, यानी कि स्मिथ जो थे वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखते थे और इन्होंने भारत में जो विदेशियों की जो भूमिका थी उसको उजागर किया था। स्मिथ की बहुत सारी पुस्तक जो है, एक तिहाई भाग में स्मिथ की पुस्तकों में एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण का ही वर्णन है। इन्होंने भारत को स्वेच्छाधारी शासन वाला देश कहा है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी भी, यानी कि ये लोग कहते हैं कि भारत एक स्वेच्छाधारी देश है और ब्रिटिश शासन से पहले भारत के लोगों को कभी भी राजनीतिक एकता का भाव अनुभव नहीं। स्मिथ कहते हैं कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों को सरकार शासन के एकमात्र के रूप में तानाशाही। स्मिथ का यह मानना है कि भारतीय इतिहासकार जो है वो ब्रिटिश सरकार को तानाशाही कहते हैं। सारांश यह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहासकारों की जो व्याख्या, यानी कि ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा तो भारत के इतिहास की जो व्याख्या की गई है वो भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचे दिखाने के लिए की गई थी। और विदेशी शासन, ऑब्वियस सी बात, अगर कोई व्यक्ति कोई किताब या तो कुछ भी लिखता है, मान लो वट एवर इट, तो वो अपनी उसमें बुराई तो लिखेगा नहीं, तो चाहे वो ब्रिटिश इतिहासकार हो भारतीय इतिहासकार हो। अगर भारत का एक व्यक्ति चाहे वो भारत के बारे में कुछ गलत करेगा, हालांकि अपने धर्म के बारे में, अपनी किसी भी चीज के बारे में हम लोग कुछ गलत नहीं सके। तो इसी प्रकार से ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को लिखा है और इसमें उनका एक ही मकसद था कि वो अपने आप को उचित ठहरा सके, भारत के लोगों को नीचा दिखा सके। राष्ट्रवादी की दृष्टि और योगदान, सारी बातें भारत के विद्वानों विशेषकर जो पाश्चात्य शिक्षा पर भारी चुनौती बन कर आई। एक और उपनिवेशवादी द्वारा इतिहास को जोर तोड़, यानी कि एक तरफ क्या होता है कि भारत में जो उपनिवेशवाद था उन्होंने इतिहास को लिखा, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य ने इतिहास को लिखा और भारत को तोड़ मरोड़ अपने तरीके से इतिहास को प्रस्तुत किया। दूसरी ओर भारत के पतनोन्मुख सामंती समाज, इंग्लैंड के फल फूलते पूंजीवादी समाज। दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि भारत के अंदर तो पूंजीवादी समाज और इंग्लैंड का जो पतनोन्मुख समाज था, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद हो रहा था, जिसके कारण भी वहां पर डूब बहुत खेरे विद्वान ने कब के साथ मैदान में उतरे। बहुत सारे विद्वान थे यह सोचकर मैदान में आए कि हम भारतीय समाज को सुधारेंगे, बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास का भी पुनर्निर्माण करेंगे। बहुत सारे विद्वान ये सोचकर आए कि हम भारत के समाज को तो सुधारेंगे, लेकिन हमारा मकसद इसके साथ साथ भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करना भी होगा। इससे समाज को सुधारने में इससे भी बढ़कर, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मकसद हमारा क्या होगा, इससे हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा करने में दिखती है इतिहासकारों ने हिंदी पुनर्जागरण की लहर लोगों में परिवर्तित कर दी, लेकिन कुछ ऐसे विद्वानों की कमी की जो तर्कनिष्ठ वस्तुनिष्ठ रूप में, यानी कि विद्वान तो बहुत सारे थे जिन्होंने भारत में, लेकिन क्या हुआ कोई विद्वान ऐसे अच्छे विद्वान मतलब इस टाइप के नहीं थे जो अच्छे से तर्क दे सके, अच्छे से अपनी बात को रख सके। तर्क विद्वान माहिर नहीं। इंडो एरियन नामक एक पुस्तक लिखी गई थी जो कि राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा लिखी गई थी। जो प्रेमी राजेंद्र लाल मित्र है, इन्होंने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ से देखा है। और इंडो एरियन की पुस्तक है, इस पुस्तक में यह लिखा गया था कि प्राचीन काल में भारत के लोग जो थे वो क्या करते थे, गौमांस खाते। हालांकि ये विदेशी इतिहास खाते, तो इसलिए इन्होंने अपना मत लिखा है। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने की भी कोशिश की कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था, श्रम विभाजन पर आधारित उस वर्ग प्रथा में मूलतः भिन्न नहीं हुए। अन्य विद्वान ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था और श्रम विभाजन में, लेकिन भारत जो है वो भिन्न नहीं है। यहाँ पर यूरोप के प्राचीन समाजों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि बहुत सारे विद्वान ये बताते हैं कि जिस प्रकार से भारत के अंदर हम देख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था और श्रम विभाजन था, यह कोई अलग बात नहीं। अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां के में भी प्राचीन समय में ऐसा होता था। एक ही साक्ष्य के बारे में मतभेद और उसका अलग अलग व्याख्या न केवल सम्मान किया जाता, बल्कि इसे दर्शित, यानी कि जब हम एक ही साक्ष्य के बारे में अन्य विभिन्न विद्वानों के मत पढ़ते तो सबकी अलग अलग व्याख्या होती है, तो इस बात का सम्मान किया जाता है। शैक्षिक संचार के स्वस्थ विकास के लिए बहुत ही आवश्यक समझा जाता है। किसी भी अतीत के इतिहास को विकृत करने के लिए मतभेद बिल्कुल अलग बात है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कुछ विद्वान जो थे उन्होंने प्राचीन इतिहास को भारतीय दृष्टि से
यानी कि 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में बहुत सारे विद्वान आए। उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को भारत की दृष्टि से देखने का प्रयास किया, जैसे कि राजेंद्र लाल मित्र, आरजी अम्बेडकर, बीके रजवाड़े। ये सभी विद्वान थे जिन्होंने कि भारत के इतिहास को भारत के लोगों की दृष्टि से देखने का प्रयास किया। भंडारकर और राजवाड़े जो थे, दोनों ने महाराष्ट्र क्षेत्र के इतिहास के बारे में काम किया। उस क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। यानी कि इन लोगों ने महाराष्ट्र में क्षेत्र में रहकर इतिहास में बहुत सारा काम किया, इतिहास का पुनर्निर्माण किया और वहां की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था को भी चेंजेस किए। क्यों 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 ऐसा किया इन लोगों ने? क्योंकि ये इतिहास को ब्रिटिश के द्वारा लिखा गया था, इसमें ब्रिटिश को सर्वोच्च स्थापित किया गया। तो ये भारत के नजरिए से इन्होंने भारत को इतिहास को दोबारा से लिखा। जो आर्य भंडारकर थे, इन्होंने सातवाहनों के, दक्कनों का इतिहास, वैश्य और अन्य संप्रदायों का इतिहास, इन सभी का पुनर्निर्माण किया है और ये दो बहुत ही महान समाज सुधारक के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने शोधों से विधवा विवाह का समर्थन किया। इन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी जिसमें विधवा का समर्थन किया गया था। जाति प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का इन लोगों ने भी खंडन किया था। इतिहास के साम्राज्यवादी संस्कृति को वास्तविक चुनौती 20वीं शताब्दी के पहले 25 वर्षों में मिली। यानी कि जब शुरुआती 25 वर्षों में इतिहास को लिखा जा रहा था, तब उसकी काफी सारी चुनौतियों का सामना करना। बात करते हैं 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में कुछ प्रमुख इतिहासकार थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में बहुत सारे इतिहासकारों के नाम थे, जिनमें से कुछ प्रमुख जैसे केपी जायसवाल, नीलकंठ शास्त्री, टीवी महालिंगम, एच.सी. रॉय, आर.के. मुखर्जी, डी.आर. भंडारकर, एस.सी. राजमौली, आर.सी. मजूमदार, पी.वी. काली और एल.एल. अल्टेकर। इन सभी ने प्राचीन भारत के इतिहास को लिखा था 20वीं सदी की शुरुआत में। डी.आर. भंडारकर ने प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण पुरालेख और सिक्कों की, यानी कि इन लोगों ने भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किसके आधार पर किया था? पुरालेख और सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर किया था। सिक्कों के आधार पर इतिहास का अध्ययन जो है वो न्यूमिस्मेटिक, यानी कि अगर कोई भी इतिहासकार सिक्कों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करता है तो इसको न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। पुरालेखों के आधार पर इतिहास, अगर कोई पुरालेखों का आधार पर कहता है तो उसे एपिग्राफी कहा जाते हैं। अशोक और प्राचीन भारतीय राज्य में उनकी पुस्तकों से अनेक भ्रांतियों का निवारण करने में सहायता मिली। यानी कि अशोक और प्राचीन भारतीय की विराट व्यवस्था थी, यानी कि अशोक की और काफी सारी पुस्तकें मिली, जिससे भी हमें इतिहासकारों को दोबारा से इतिहास लिखने में मदद मिली। एक साम्राज्यवादी इतिहास यानी कि ब्रिटिश इतिहासकार थे, इन्होंने काफी सारी भ्रांति और टूट किया। इन सभी का निवारण करने के लिए अशोक के भी समय सहायता मिली। तांत्रिक विकास और संस्थाओं के क्षेत्र में साम्राज्यवादी विचारधारा को सबसे बड़ी चोट केपी जायसवाल, यानी कि सबसे बड़ी जो इतिहास की चोट लगी थी वो केपी जायसवाल के द्वारा लगी थी। क्यों लगी थी? उन्होंने 1924 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंदू पॉलिटी जायसवाल। इसमें इन्होंने इतिहास के बारे में ये लिखा कि भारतीयों के कोई राजनीतिक विचार नहीं थे। इसमें इन्होंने इतिहास के बारे में यह लिखा कि भारत के पास कोई भी राजनीतिक विचार नहीं थे। भारतीय लोगों के मन में भारत के पास कोई राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी, इसलिए उनकी बातों से बहुत बुरा। साहित्य का पुरालेखित स्रोतों के अध्ययन से हमें यह प्रदर्शित हुआ कि भारत कोई निरंकुशतावादी देश नहीं है, जैसा कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों के में, यानी कि जब साहित्य पुरालेखित स्रोत मिले, जब उनका अध्ययन हुआ तो यह पता चला कि भारत एक निरंकुशतावादी देश नहीं है। कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने तो ये लिखा था ना कि भारत एक निरंकुशतावादी देश है, परंतु ऐसा नहीं। वंशगत राज्यपत्ति के अलावा भारत में ऋग्वेद के काल से ही, भारत के अंदर हम ऋग्वेद की बात करें यानी कि वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वेद के काल से हमें गणतंत्र की परंपरा देखने को मिलती है। परिणाम पूर्वक यह दर्शाया कि ब्रिटिश इतिहासकारों के विचारों के विपरीत, यानी कि जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उनके विचारों के विपरीत भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली तत्कालीन विश्व के अन्य किसी भी भाग में तुलना में भारत की जो शासन प्रणाली थी, राज्य व्यवस्था की, अगर हम विश्व से कहीं और भी तुलना करें तो वह सबसे अधिक विकसित भारत की थी। जायसवाल की जो पुस्तक थी हिंदू पॉलिटी, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आज तक लिखी गई सबसे अधिक, यानी कि हालांकि इनकी पुस्तक जो थी उसमें इतिहास को बहुत बुरा लगा था, लेकिन इनकी पुस्तक को आज तक की पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पॉलिटी 1924 में जायसवाल ने गणतंत्रीय प्रशासन का, क्योंकि इसके अंदर हमें गणतंत्रीय प्रशासन का स्वरूप मिला है, उस पर यूएन घोषाल कहते हैं कि बहुत से लेखकों ने इस पर आपत्तियां भी की हैं, फिर भी गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के आधार पर उनके मूल फिर भी गणतांत्रिक प्रयोग हुआ था, जिसके कारण उनकी बातों को सही मान लिया गया। जो
अब हमने हिंदू पॉलिटिक्स क्लासिक रचना, इसको भी माना गया। एस रायचौधरी ने अपने पुस्तक एच.सी. रायचौधरी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। इसमें इन्होंने महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य तक के प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। और पीएस स्मिथ जो थे, इनके द्वारा कुछ भ्रम उत्पन्न किए गए थे, इसको पूरी तरीके से इनकी पुस्तक में साफ कर दिया गया। एच.सी. रायचौधरी की पुस्तक ने वीएन स्मिथ के जो भ्रम पैदा किए गए थे, उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। आर.सी. मजूमदार को भारतीय इतिहासकारों में सबसे वरिष्ठ इतिहासकार माना जाता है। बहुत से लेखकों में एक उन्होंने भारतीय इतिहास के लगभग हर पहलू पर दिखाया कि 11 खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री कल्चर ऑफ इंडियन पीपल के महासंपादक कौन थे? आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने भारत से स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जैसे कि ए नीलकंठ शास्त्री जो उन्होंने दक्षिण भारत में इतिहास को समझने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी इनकी पुस्तकें भी इन लोगों की पुस्तकें अनुपम उदाहरण है। अब आते हैं आर.के. मुखर्जी। आर.के. मुखर्जी जो थे किस लेखक के रूप में माना जाता थे? ये लोग आर.के. मुखर्जी जो थे क्या करते थे? कठिन से कठिन विषय को भी सरल भाषा में बना देते थे। हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फंडामेंटल थी ऑफ इंडिया जैसी इनकी पुस्तकों ने भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास को न केवल ठोस प्रदान किया है, बल्कि उसे एक सामान्य पाठक की समझ के योग्य बना, यानी कि हिंदू सिविलाइजेशन था, इन्होंने क्या करा था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, इन सभी पुस्तकों ने भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास को बहुत ज्यादा मजबूती दी और इसे एक सामान्य जनता की समझ में योग्य बना दिया। नेक्स्ट आते हैं पी.वी. काळे। पी.वी. काळे थे इन्हें संस्कृत के एक महान विद्वान थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र, जिसके कुछ विशेष तथ्य हैं। पी.वी. काळे द्वारा लिखी गई थी। यह एक विशेष कोश है जिसमें 5 खंड और 6000 पुस्तकें ये सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों कानून से संबंधित होती है। इन महान विद्वानों के योगदान से, मानो कि जो भी हमने ऊपर विद्वान पढ़े, इन सभी योगदानों में और हमने तुम्हारे इतिहास का मैंने मिल करके भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया था। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।